हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स लिमिटिंग द मोनोपोली पावर्स, यानी कि एकाधिकारी शक्ति को सीमित करने वाले घटक। इसमें सुनिए, उद्योग में वस्तु की अकेली उत्पादक होने के कारण एकाधिकारी फर्म का पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रहता है। एकाधिकारी अपनी इसी विशिष्टता के कारण कीमतों को प्रभावित करने में सफल हो जाता है, परंतु एकाधिकारी सदैव अपनी एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग कर निरंकुश भी नहीं हो सकता। अन्य शब्दों में, यह मनचाही ऊंची कीमत नहीं वसूल सकता। सरकारी हस्तक्षेप तथा नियंत्रण एवं संभावी प्रतियोगियों आदि का वह उसे निरंकुश होने से रोकता है। एकाधिकारी शक्ति को सीमित करने वाले प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। नंबर 1, फियर ऑफ गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप का भय। एकाधिकारी को कीमत निश्चित करते समय सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण का भय सदैव बना रहता है। यदि एकाधिकारी कीमत असामान्य रूप से ऊंची हुई और एकाधिकारी सामान्य से बहुत अधिक लाभ कमाने लगता है, तब सरकार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए एकाधिकारी को कीमत नीची उचित करने के लिए विवश कर सकती है अथवा एकाधिकारी फर्म का अधिग्रहण कर लेती है। इस तरह सरकारी हस्तक्षेप के भय से एकाधिकारी अपनी वस्तु की अधिक ऊंची कीमत नहीं रख पाता है। नंबर 2, फियर ऑफ पोटेंशियल कंपटीशन, संभावित प्रतियोगिताओं का भय। यदि एक अधिकारी बहुत ऊंची कीमत रखकर सामान्य से बहुत अधिक लाभ कमाता है, तो इस अधिसामान्य लाभ से आकर्षित होकर उद्योग में नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं। एक अधिकारी नहीं पसंद करेगा कि उद्योग में उसकी प्रतिस्पर्धा में नई फर्में आएं, अतः वह अपनी वस्तु की कीमत अधिक ऊंची नहीं रख पाता है। इस तरह संभावित प्रतियोगिता का वह एक अधिकारी को ऊंची कीमत निर्धारित करने से रोकता है। नंबर 3, फियर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुओं का भय। निकट स्थानापन्नों के उत्पादन का भय एकाधिकारी फर्मों को बहुत अधिक कीमत वसूल करने और सामान्य से बहुत अधिक लाभ कमाने से रोकता है। एकाधिकारी को सदैव इस बात का भय बना रहता है कि यदि उसकी वस्तु की कीमत बहुत अधिक ऊंची हुई तो संभव है कुछ उद्यमी उसकी वस्तु के निकट स्थानापन्न वस्तुओं का निर्माण करने लगेंगे। इससे एक अधिकारी को क्षति पहुंचेगी। इसलिए एक अधिकारी इस भय से अपनी वस्तु की कीमत बहुत ऊंची नहीं रख पाता। नंबर 4, फियर ऑफ कंज्यूमर्स रिएक्शन, उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का भय। यदि एक अधिकारी अपनी वस्तु की बहुत ऊंची कीमत रखकर बहुत अधिक लाभ कमाता है, तो उपभोक्ता वर्ग एक अधिकारी के विरुद्ध संगठित होकर आंदोलन चला सकता है तथा सरकार पर दबाव डालकर एक अधिकारी शक्ति को सीमित कर सकता है। यदि जनमत की मांग प्रबल हुई तो सरकार जनहित में हस्तक्षेप कर एक अधिकारी उद्योग का राष्ट्रीयकरण भी कर सकती है। नंबर 5, फियर ऑफ फॉरेन कंपटीशन, विदेशी प्रतियोगिता का भय। एक अधिकारी को विदेशी प्रतियोगी फर्मों का डर भी सदैव बना रहता है। यदि एक अधिकारी वस्तु की कीमत बहुत ऊंची रखता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना हो सकती है कि विदेशी फर्में अपेक्षाकृत नीची कीमत पर उस वस्तु का उत्पादन
कर एक अधिकारी बाजार में प्रवेश कर जाए। इससे एक अधिकारी की शक्ति सीमित हो जाएगी। नंबर 6, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वस्तु की मांग की लोच। यदि एक अधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग लोचदार है तो एक अधिकारी उस वस्तु की मनमानी कीमत नहीं निश्चित कर सकता है। ऐसी दशा में उसे नीची कीमत निर्धारित करनी होगी। इस तरह मांग की लोच भी एक अधिकारी शक्ति को सीमित कर सकती है। अब आते हैं पूर्ण कंपैरिजन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की तुलना। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की दशाओं के अंतर्गत कीमत और उत्पादन की तुलना में निम्न बातों को ध्यान में रखकर की जा सकती हैं। नंबर 1, दोनों बाजार विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करते हैं। सुनिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की परिस्थितियाँ निम्न हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक है। समान आकार प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उद्योगों में फर्मों को प्रवेश की स्वतंत्रता होती है। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी रहती है। समान कीमत का प्रचलन होता है और साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। दूसरी ओर एकाधिकारी बाजार की दशाएं इस प्रकार हैं। वस्तु का एक अकेला उत्पादक होता है। एकाधिकारी वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है और एकाधिकारी उद्योगों में नई फर्मों का प्रवेश नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है। उद्योग द्वारा प्राप्त कीमत पर प्रतियोगी फर्म उत्पादन मात्रा का निर्धारण करती है। इसके विपरीत एकाधिकारी फर्म स्वयं कीमत निर्धारक होती है। एकाधिकार में उद्योग ही फर्म है और फर्म ही उद्योग है। नंबर 3 आता है आय रेखाओं में अंतर होना। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में AR और MR एक दूसरे के बराबर होती हैं और ये एक पड़ी हुई रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के रूप में भी होती हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए कीमत दी हुई रहती है और वह उस कीमत पर जितनी चाहें उतनी मात्रा में वस्तु को बेच सकती है, जबकि एकाधिकार में AR रेखा MR से ऊपर होती है। ऐसा इसलिए कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने के लिए एकाधिकारी फर्म को अपनी कीमत कम करनी होती है। इसलिए एकाधिकार में सीमांत आय MR और औसत आय AR के वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। नंबर 4, पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा एकाधिकार में कीमत ऊंची किंतु उत्पादन कम। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में साम्य की दशा तब आती है जब MR = MC होता है, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता में AR = MR = MC = AC होता है, जबकि एकाधिकार में औसत आय AR सीमांत आय MR से अधिक होती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, जबकि एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत से अधिक और उत्पादन अपेक्षाकृत कम। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि एकाधिकृत प्रतियोगिता। इसके बारे में सुनिए पहले। शुद्ध प्रतियोगिता प्योर कंपटीशन एवं शुद्ध एकाधिकार यानी कि प्योर मोनोपोलीज दो ऐसी बाजार संरचनाओं को बताते हैं जो अवास्तविकता की स्थिति से संबंधित है। वास्तविक बाजार इन दोनों स्थितियों के मध्य होता है। वास्तविक बाजार की इसी मध्य दशा को
दर्शाती हुई 1933 में 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई। प्रथम एक अधिकृत प्रतियोगिता की विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर चैम्बरलिन की पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरी इंग्लैंड की अर्थशास्त्री श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की अपूर्ण प्रतियोगिता की विचारधारा को प्रस्तुत करने वाली पुस्तक द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। दोनों अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र रूप से कार्य करके अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की। यद्यपि यह एक संयोग मात्र है कि दोनों पुस्तकों का प्रकाशन 1933 में ही हुआ। दोनों ही विचारधाराएं 2 अवास्तविक सीमाओं, शुद्ध प्रतियोगिता एवं शुद्ध एकाधिकार के मध्य बाजार की अपूर्णता की विचारधारा को स्पष्ट करती है। हम इसी अध्याय में आगे दोनों विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब इसी में सुनिए, इस बाजार संरचना में प्रतियोगिता उपस्थित रहती है, किंतु यह प्रतियोगिता शुद्ध एवं पूर्ण नहीं होती। इनमें बड़ी संख्या में उत्पादक एवं विक्रेताओं का समूह एकाधिकार का एक अंश रखते हुए परस्पर प्रतियोगिता करता है, क्योंकि समूह के उत्पादक विभेदीकृत उत्पादन करते हैं जो एक समान तथा समरूप नहीं होता, किंतु निकट स्थानापन्न अवश्य होता है। इसमें डेफिनेशन है, लेफ्टविच के अकॉर्डिंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन in which there are many sellers of a particular product, but the product of each seller is in some way differentiated in the minds of consumers from the product of every other seller. लेफ्टविच के अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु उपभोक्ता के मस्तिष्क में दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से अलग होती है। सेकंड डेफिनेशन है, H. लेवेफस्की के अकॉर्डिंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज कम टुडे टू मीन ए स्टेट ऑफ affairs in which there is a large number of sellers selling non-homogeneous or slightly differentiated products in which freedom of entry exists। यानी कि लेवेफस्की के अनुसार एक अधिकृत प्रतियोगिता आधुनिक समय में ऐसी कार्यप्रणाली को स्पष्ट करती है जिसमें एक बड़ी संस्था में विक्रेता विषम रूप वस्तुएं तथा आंशिक विभेदीकृत वस्तुएं बेच रहे हैं तथा जिसमें प्रवेश की स्वतंत्रता हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।